Okay, this is another question. Another question is somewhere here. This is another question, और यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम जरा डिस्कस करते हैं. So if you see, so a metal disc has radius r. The forces of magnitude F are applied tangentially at the edges of the disk. The forces are in the plane of the disk. Which arrangement of the forces produce only a torque of magnitude 2 times F into R? ठीक है, टॉर्क का मतलब क्या होता है बेटा हमारे पास? सम ऑफ द टू फोर्सेस. अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो एक्ट हो रही हैं. अगर हम यहाँ देखते हैं तो दिस इज कंसिडर्ड टू बी आर, this is considered to be R, this is considered to be R, this is considered to be R. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये R है आपके पास ये R है, आपके पास ये R है और आपके पास ये R है जी मोमेंट्स का. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास 2FR प्लस 2FR आ जाएगा इन दोनों केसेस के अंदर, which is going to give me what? 4FR. में कैसे आ जाता है 2FR? वो दोनों ऑपोजिट है. देखिए फोर्स है हमारे पास, ये ऑपोजिट नहीं है ना, टॉर्क ऑपोजिट नहीं. टॉर्क का मतलब होता है सम ऑफ मोमेंट्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. ठीक है. हाँ, अगर आप परफेक्ट कपल की बात करेंगे, परफेक्ट कपल या टॉर्क ऑफ कपल, उस केस के अंदर वी आर गोइंग टू ऑप्ट ऑप्शन नंबर बी. इस ऑप्शन बी के अंदर जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बनेंगे वो हो गए FR प्लस FR. एग्जामिनर शुड हैव रिटन एन इंपॉर्टेंट थिंग जिसको वो हम कह सकते हैं टॉर्क ऑफ कपल जी. हाँ, अब टॉर्क ऑफ कपल, क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन बन रहे हैं, इसके ए भी बन रहा है, बी भी बन रहा है. अब वी आर गोइंग टू ऑप्ट ऑप्शन नंबर बी जस्ट बिकॉज ऑफ वन रीजन कि मेरे पास टॉर्क ऑफ कपल का मतलब है कपल बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द टू फोर्सेस जो कि मैग्नीट्यूड में सेम होंगी, ऑपोजिट इन डायरेक्शन होंगी. ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर होगा. तो एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है, एक फोर्स जो है वो बेटा नीचे की तरफ लग रही है. अब दो फोर्सेस हैं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन है, इक्वल साइज की है, लाइन ऑफ एक्शन पैरेलल टू ईच अदर है. तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर वी वुड गो फॉर ऑप्शन नंबर बी. इज द राइट आंसर जी आमना? Yes, sir. I was confused about the wording that it said just torque. जी, बिकॉज अगर हम जस्ट टॉर्क की बात करें तो 2FR है, लेकिन यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं जो कंसिडर किए जा सकते हैं 2FR, और वो बेसिकली ए और बी है. सो फिर हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि एग्जामिनर जो है ही माइट बी आस्किंग अबाउट टॉर्क ऑफ कपल. कपल मींस तो फोर्स जो होंगी, दो फोर्सेस होंगी जो पैरेलल होंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन होंगी, एंड लाइन ऑफ एक्शन जो है वो पैरेलल होगा, हमारे पास सेम साइज के फोर्सेस होने चाहिए. नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन someone else has asked. So these questions are posted in the group. This is the question. So this is a question. A digital balance is used to weigh ingredients in a laboratory. When a weight is applied to the digital balance, an electronic circuit generates a current which is then converted into digital readout on the display. The electronic circuit gives a current of 2 milliampere when a weight of 30 Newton is applied. So 2 amperes के ऊपर it should be 30. So 2 amperes पे it should be what? 30. यहाँ पे भी 2 amperes पे it should be 30. And बाकी दो options जो हैं वो 2 ampere पे जीरो वेट जो है वो शो कर रहे हैं, 2 एम्पेयर पे जीरो वेट शो कर रहे हैं, which means ऑप्शन ए और डी में से we have to choose now. Which calibration curve would represent this circuit? current of 0.5 milliampere on a weight of 5. अच्छा, on a current जब 0.5 milliampere होगा हमारे पास तो 5 न्यूटन लोड होगा. तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं so it is 1. So 1 के ऊपर हमारे पास it is around like मेरे पास less than 15 है. So less than 15, for example, if we just quote it to be, let's suppose 12. अब less than 15, for example, 12 है. तो 0.5
5 पे it could be around how much? मेरे पास कोई 6 let's suppose शो हो रहा है. I'm not sure how much this value is, but अगर हम यहाँ पे आते हैं, अगर इस पर्टिकुलर वैल्यू में मेरे पास 1 एम्पेयर करंट होगा तो मेरे पास जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 15, क्योंकि यहाँ पे 15 वाज एग्जैक्टली राइट इन द मिडल. तो यहाँ पे लेट्स सपोज दिस वाज टेकन एज फॉर एग्जांपल 20 ले लेते हैं. तो अगर 0.5 करेंगे तो 0.5 के ऊपर इट वाज अराउंड कोई 9 न्यूटन लोड व्हिच इज कंसीडर्ड टू बी रॉन्ग. अब मेरे पास ऑप्शन नंबर ए जो है इट इज कंसीडर्ड टू बी राइट बिकॉज आई हैव जस्ट कंसीडर्ड दिस थिंग कि मेरे पास शायद ये 12. इफ आई जस्ट मेक एन अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन हियर, सो आई वुड सी कि यहाँ पे अगर मेरे पास सेंटर में 15 है, so it would be 5, it would be 10 and 15. So let's suppose this is 1, this is 0.5, so it is exactly to be 5 here. So this is why the option A is considered to be the right answer. Is that clear? Fine. Now because कल एग्जाम है आप लोगों का, ठीक है, सो इसीलिए जो आज आप लोगों के प्रॉब्लम्स हैं हम सिंपली उनको एड्रेस करेंगे जो डिस्कस करेंगे. जी सर जी this one. इसमें रॉक की मूवमेंट मुझे समझा नहीं, आंसर तो आ गया था लेकिन मुझे तो नहीं समझा रहा था रॉक कैसे होता है. Let's move to the explanation for this question. A stone is dropped from a height of 20 meters above water. So for example, this is water and this is the object is around 20 meters high. So the graph shows the variation with time of the velocity of the stone. Which statement describes the approximate position of the stone 4 seconds after it has been dropped? So अब यहाँ पे एरिया अंडर द ग्राफ हमको देखना है. अब एरिया अंडर द ग्राफ अगर लेट्स सपोज हम इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें, ये जो हम ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, सो ट्रायंगल का एरिया बेटा क्या होगा हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस जो कि 2 है हमारे पास, टाइम्स हाइट विच इज व्हाट 20. सो इट मींस के 20 मीटर्स जो है वो ट्रेवल कर लिया है. इसका मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है या जो स्टोन है टच्ड द वाटर. सो इसका मतलब ये है कि जो बाकी डिस्टेंस है वो कितना होगा हमारे पास? दिस इज द एक्चुअल डिस्टेंस व्हिच हैज बीन ट्रेवल्ड. सो इन द वाटर, तो अब वो पानी के अंदर ऑब्जेक्ट चला गया. स्ट्रेट लाइन है इसमें इसके दौरान आई एम कमिंग ऑन टू इट. सो इन द वाटर क्या होगा? वी हैव टू फाइंड द एरिया अंडर द ग्राफ. तो यहां से लेकर यहां तक वी हैव 2 seconds. Height is how much? 5. So area would be equal to 2 times 5, which is going to give me 10 meters. So area is 10 meters. अब this 10 meters is below the water. So the answer would be at a distance of 10 meters below the surface of water. So option B would be considered to be the right one. When the object or stone is going to hit the surface of the water, uski speed abruptly decrease karegi because the initially air resistance was acting, या negligible air resistance was acting. When it would enter into the water, there is a huge fluid friction or the water resistance acting, due to which there is a drastic change in the velocity from 20 meters per second to 5 meters per second. Now the stone is moving within the water at a constant speed because its weight is being compensated, or it is around equal to the force applied by the water, which is actually called the drag. जी बेटा, हिट करने के अंदर टाइम है, you would see here, ये हिट करने के अंदर ये टाइम लग रहा है आपका, ठीक है. सो 2 के ऊपर था, लाइक फर्ज करें कि ये हमारे पास कुछ 2.2 वैल्यू आ गई या 2.3 वैल्यू आ गई ओवर हियर. सो इट इज लेट्स सपोज जितना यहाँ पे इफ इट इज 3, सो अराउंड 2.1 या 0.1 सेकंड लगेगा उसको पानी की सरफेस में एंटर होने के लिए. इज दैट क्लियर? फाइन. ओके जी, वी हैव अनदर क्वेश्चन. द स्टूडेंट्स कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस. ओके जी, this one. टाइम सेम क्यों है? Okay जी.
उसको खोले और फिर हो जाता है। Two students each throw a ball horizontally from a top of a tower. The two balls are released at the same time. Each throw a ball. Okay, fine. The first student throws her ball at 20 meters per second. For example, this is the top of the building. The first student throws a ball at 20 meters per second. और चूंकि सेम हाइट की बात हो रही है तो जो दूसरा स्टूडेंट है he is going to throw the ball at 10 meters per second. So this is 10 meters per second. Assume air resistance is negligible. तो अगर air resistance negligible है तो horizontal velocity would remain same but acceleration due to gravity would be constant. So इसका मतलब ये हुआ कि जो टाइम होगा वो क्या रहेगा आपके पास, सेम. अब टाइम इस तरह से सेम लगेगा कि हमारे पास जो इक्वेशन है वो है s of y is equal to u of y t plus half a of y t square. So s of y जो है वो दोनों केसेस में सेम है. So s of y is same. तो हम कह सकते हैं कि वर्टिकल वेलोसिटी दोनों केसेस में क्या थी हमारे पास, जीरो, बिकॉज ऑब्जेक्ट वाज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली नॉट वर्टिकली. सो हम ये कह सकते हैं कि इट इज 1/2. अब मेरे पास जो a of y है इट इज कंसीडर्ड टू बी g और यहाँ पे बेटा t स्क्वायर है. सो t इज इक्वल टू s of y 2s of y upon g. So the same equation is for this object as well. Because object जो है जब हम it's a part of projectile. So part of projectile के अंदर horizontal velocity आपकी constant रहती है और vertical acceleration कांस्टेंट रहती है. तो इस केस में वर्टिकल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है. और अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि व्हाई इट इज द टाइम इज सेम, बिकॉज़ यू वुड से द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज सेम फॉर बोथ ऑब्जेक्ट्स. इसलिए कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल के ऑब्जेक्ट की दो मोशंस है, हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी. ठीक है. हाँ, अगर एयर रेजिस्टेंस होती तो फिर टाइम वेरी कर सकता था. कितना वेरी करता, मल्टीपल चीजों पर डिपेंड करता है. एरिया ऑफ द बॉल पर डिपेंड करेगा, एयर ऑफ डेंसिटी ऑफ एयर पर डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट पर डिपेंड. ये हॉरिजॉन्टल रेंज ऑब्वियसली देखें मैंने ये ड्रॉ भी डिफरेंट किया है. तो ये बड़ी रेंज है, ये आपके पास छोटी रेंज. टाइम से तो टाइम बेशक वो 50 से एस ऑफ एक्स डिफरेंट है, एस ऑफ वाई सॉरी यहाँ पे एस ऑफ एक्स जो है दैट इज स्मॉलर. अब यहाँ पे चाहे एक ऑब्जेक्ट को आप यूं ड्रॉप करें या यूं ड्रॉप करें, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है सो द टाइम 1 एंड टाइम 2 वुड बी सेम. इसलिए वो फेदर रोल का भी वही होता है. Yes, it doesn't matter if there is no air resistance, if object is being released or dropped in both या thrown horizontally. In all these cases आपके पास टाइम सेम रहेगा. ठीक है. Which other question? This one? The stone is dropped horizontally from a cliff and falls into sea sometime later. The air resistance is negligible. In all these questions, आपको air resistance negligible मिलेगी. Which graph shows how the vertical component Vy of the velocity of the stone varies with the horizontal component V of h of the stone. अब देखें जो stone है ये V of x है, जो इसको हम कह सकते हैं horizontal component को he has taken VH. ये तो सेम रहेगी ना. सेकंड V of y तो चेंज नहीं होगा. जी, I'm coming to it. तो V of h जो है that is same और वर्टिकल वेलोसिटी 0 थी, यहाँ पे वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी. ठीक है. वर्टिकल वेलोसिटी बढ़ेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम रहेगी. जब ऑब्जेक्ट को आपने थ्रो किया सो उस वक्त उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थ्रू आउट क्या थी बेटा, सेम थी. और वर्टिकल वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना. पहले तो डिक्रीज होगी फिर इंक्रीज नहीं होगी. क्या और आपने ऊपर फेंका उसको, ऑब्जेक्ट को फेंका नहीं है, थ्रोन हॉरिजॉन्टली. सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली तो उसकी हर जगह पे V of h क्या रहेगी, लेकिन फिर V of y तो उसकी डिक्रीज होती है. मैं V of y इंक्रीज करेगी बेटा. इट द ऑब्जेक्ट इज थ्रोन दिस वे, द ऑब्जेक्ट इज कमिंग डाउन. अच्छा, अगर इसको हम पॉजिटिव जी, तो बेटा V of h हर जगह पे क्या रहेगा, सेम कांस्टेंट.
v of x तो चेंज नहीं कर रहा, और v of y कहां से स्टार्ट होना शुरू होगा, वर्टिकल वाला, 0 टू मैक्सिमम. सो दिस इज v of y जो 0 से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और इसकी वैल्यू इट वुड गो दिस वे, सो द ऑप्शन वुड बी डी. Do we have another question? That's D. Is this the question? सर इसमें मैंने प्रीवियस में अब मैंने ये किया था, फॉर्मूला लगाया था ना, वो s is equal to ut, वो अच्छा कर किया, मेरा आंसर जो आया था वो मेरे दो आंसर्स आ रहे थे, क्यों क्वाड्रेटिक आंसर. Okay, fine. Let's do it. A ball is thrown vertically upwards from the ground level and reaches a maximum height of 12.7. तो thrown vertically upwards का मतलब ये है, बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है, and it is 12.7 meters. Before falling back to the ground level, assume air resistance is negligible. What is the total time for which the ball is in the air? He is saying कि total time कितना लगेगा जिसके लिए बॉल एयर के अंदर है. अब यहाँ पे v of y is equal to u of y plus at. हम वर्टिकल वेलोसिटी अप को पॉजिटिव लेंगे और वर्टिकल वेलोसिटी डाउनवर्ड को नेगेटिव लेंगे. अब हमें ये मालूम नहीं है कि उसकी इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, सो वी कैन नॉट यूज दिस इक्वेशन. सो हम इस्तेमाल करेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और इससे ज्यादा बेहतर है कि हम ये वाली इक्वेशन यूज करें, 2as इक्वल्स v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, नेगेटिव 2gs, बिकॉज वर्टिकली अपवर्ड हमने कंसिडर किया है, डाउनवर्ड हमने नेगेटिव कंसिडर किया है. सो इट इज v ऑफ y माइनस u ऑफ y स्क्वायर. सो नेगेटिव 2, g की वैल्यू इट वुड बी 9.81, s की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, इट इज 12.7. s का मतलब स्पीड नहीं डिस्प्लेसमेंट है. v ऑफ y बेटा 0 हो जाएगा और इनिशियल वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है. सो हम यहां से वेलोसिटी निकालेंगे, u ऑफ y की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट सर 15.8. 15.8 meters per second is the vertical velocity with which the object was thrown. So can I say v of y is equal to u of y plus at? अब या इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो at की बजाय it would become negative gt. उसकी वजह ये है, उसकी बेटा वजह ये है कि हमको टाइम का रिलेशन देखना है ना. वो नहीं तो अब वो भी लगा सकते हैं आप, से मेरे दो वैल्यू आ रही थी, उससे एक उसमें जो आपके पास एक टाइम की एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, आप उसको इग्नोर कर देंगे, पॉजिटिव वैल्यू. अच्छा, वी विल टॉक अबाउट. सो वर्टिकल वेलोसिटी वाज टेकन एज 0. इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी को 15.8, ये टॉप पे है आपके पास 0, माइनस 9.81, और टाइम की जगह यू वुड राइट t. सो t वुड बी इक्वल टू 15.8 डिवाइडेड बाय 9.81. ये ऊपर जाने का टाइम है, उसको टाइम्स 2 कर ये फिर वापस भी आएगा तो इसको टाइम्स 2 कर देंगे. द आंसर इज व्हाट, 3.22. लाइक दिस, नो, जो ऊपर जाने का और नीचे आने दोनों का टाइम, इट इज 1.61, और उसके बाद बिकॉज टाइम ऊपर जाने का और नीचे आने का दोनों का है, सो इट इज ट्वाइस, सो इट इज बिकम 3.22, व्हिच इज द आंसर नंबर बी. सो इज दैट क्लियर? नाउ अब उस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो आपने एक और पूछा है कि मैंने s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. सो इट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर. तो इस s ऑफ y इज इक्वल टू u ऑफ y t माइनस हाफ a ऑफ y t का स्क्वायर. अब डिस्टेंस कितना है वर्टिकली, 12.7, और उसके बाद वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, 15.8 t minus 1 by 2, 9.81, and it is t square. अच्छा, if you just solve it, so what do you get? Quadratic equation है, it's a bit lengthy. Can you please tell me 9.81 divided by 2 is what? 4.91 t square minus 15.8 t is equal to 12.7 meters. So if I just make it this way, 4.91 t square minus 15.8 t plus 12.7 is equal to 0. And there are, upon doing it on the calculator, we have t is equal to 1.65,
और जो दूसरी वैल्यू आ रही है हमारे पास दैट इज 1.56। अच्छा, अगर मैं इसको टाइम्स 2 करता हूं तो 1.65 टाइम्स 2 इज 3.22, अराउंड 3.22 आ जाएगी मेरे पास। और अगर मैं इसको करता हूं 1.56 टाइम्स 2, which is 3.12, which is different answer. ठीक है, so I would go for the option which is given, which is near to my answer, which is 3.22 में ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इस दो वैल्यू से कंफ्यूज हो रहा था, हो तो गया था लेकिन बट आई थिंक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आंसर आना चाहिए आपका। देखो, कैन यू शो मी द कैलकुलेटर? It is 4.91 minus 15.8, 12.7. Sir, 15.8 should be negative. When you did it with 2as equals v square minus u square. इन वो कट जाते हैं, We take downwards as negative. वो कट जाते हैं। Downwards as negative, which to 15.8? In 2as equals v square minus u square, you said the downwards is negative, so minus 9.81. No, this object is going up. So Yes, sir. upward is positive, downward is negative. So we have taken it negative because the object was going No, up. I'm not talking about this part, sir. In the other equation, हमने जो किया था ना, where you solved for This one? uy. This one? Yes, sir. तो वो कट जाते हैं। नहीं, if we just go this way, so मेरे पास आएगा -2 into 9.81 into 12.7 equals negative u square. So this would be cancelled. Okay? Okay, Amna? Yes, sir. Now this is a question. The speed shown on the car speedometer is proportional to the rate of rotation of the tire. The variation of the diameter of the tire as it veers introduces an error in the speed shown on the speedometer. The car has a new diameter of 600 millimeter. New diameter आपके पास इतना है. The speedometer is actually calibrated for this diameter. ठीक है. The tires wear as shown 6 millimeter of the material being removed from the outer surface. अब देखिए टायर का जो डिस्टेंस था पहले वो क्या था, ज्यादा, तो इसका मतलब है उसका सर्कमफेरेंस ज्यादा था, सो आरपीएम तो उतना ही था आपके पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास जो स्पीड है v, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस कम हो गया, ठीक है, नहीं, अब यहाँ पे जो हमें नजर आ रहा है वो कितना है, आरपीएम जो है रेवोल्यूशंस पर मिनट होता है, या उसकी फ्रीक्वेंसी कर लें तो दैट इज हाउ मेनी रेवोल्यूशंस इट टुक प्लेस इन 1 सेकंड। तो आरपीएम अगर सेम है तो हमारा अगर टायर का साइज छोटा हो गया सो इट हैज टू स्पीड अप दैट। ठीक है, इट हैज टू स्पीड अप क्योंकि रेवोल्यूशंस पर मिनट जो है अब वो ज्यादा हो चुकी है जी, द स्पीड हैज बीन इंक्रीज। तो टायर आप एक साइड से देख रहे हैं, we have to find the measurement, so we have to take from the other side as well. So मेरे पास जो परसेंटेज आएगी that is, जो यहाँ पे मेरे पास 6 मिलीमीटर आ रहा है, so I would say delta v upon v times 100% is equal to 6 upon 600 times 100% is equal to what, 1%। अब यहाँ पे चूंकि ये हम लोग जो काम कर रहे हैं वो हम मेजरमेंट कर रहे हैं, मेजरमेंट के अंदर हम दो वैल्यूज लाइक हम ट्वाइस कर देते हैं उसको, तो दैट्स व्हाई इट इज 2 times of 1% which is equal to 2%। तो स्पीड इंक्रीज कर गई है, स्पीड शोन इज टू हाई बाय 2%। वही 12 ले लिया तो 2 ही बनता है ना। 12 upon 600 times 100 is going to give you 2%। लेकिन ये इस चीज में अब इधर हमने किया है 2 ज्यादा की है, लेकिन हम वैसे जब क्वेश्चंस कर रहे होते हैं हमने जो दिया होता है हम उसको ज्यादा कम नहीं करते, हम वही लेते हैं। नहीं, वो रोटेशन का क्वेश्चन नहीं होता है ऐसा। देखिए जब भी हम कहते हैं कि जी हमने मेजरमेंट ली है, तो मेजरमेंट तो दोनों साइड से है ना। देखिए डायमीटर जो है वो ये है, सो डायमीटर पहले इतना था, बाद में डायमीटर हो गया छोटा। सो डायमीटर क्या एक साइड से छोटा हुआ है, दोनों साइड से छोटा हुआ है, विच मींस कि जी ये भी होगा आपके पास, ये भी आपके पास स्मॉलर होगा, सो इट विल बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमना, आई थिंक यू हैव प्लेस्ड अ क्वेश्चन इन द ग्रुप।
Okay, ji, this is the question on the screen. A ball of mass m is thrown up to a height h in air with an initial velocity v as shown. Air is resistance is negligible. Acceleration of free fall is g. What is the total work done by the gravitational force on the ball during its flight from P to Q? So total work done would be considered to be zero because जहां से जर्नी स्टार्ट हुआ है ऑब्जेक्ट घूम के वहीं पे वापस आ गया. सो याद रखना है आपने कि वर्क डन दो सिनेरियोज में जीरो होता है. When displacement is zero, डिस्प्लेसमेंट मतलब s को हम जीरो लेंगे बिकॉज ओ लेवल के अंदर हम नॉर्मली d से लिख रहे होते हैं, इससे पहले वर्क डन चल रहा था. सो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी. नंबर 2 f और जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर होंगे तो भी वर्क डन जीरो होगा. तो ऑब्जेक्ट जहां से स्टार्ट हुआ, तो जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है तो मैक्सिमम हाइट रीच करने तक जो काम हुआ वो हमने किया है. We did work on the object, so we did the work against the gravity on the object so that the ball has reached the maximum top. When the ball starts to come back, this is not the work done by me, this is work done by the object. So जितना वर्क डन मैंने किया है exactly उतना ही वर्क डन बॉल करेगी और आपके पास टोटल वर्क डन जो मैं कर रहा हूं it is considered to be positive और जो वर्क डन बाय द बॉल है that is considered to be negative. So the sum would be taken to be zero. तो हम उस तरह से भी कर सकते हैं but you just go with displacement. डिस्प्लेसमेंट है रेफरेंस टू क्या P Reference to this horizontal surface is taken as कि जहां से जर्नी स्टार्ट है तो वो पॉजिटिव है, वापस नीचे आ रहा है नेगेटिव हो जाएगा. नहीं, यहाँ से जब ऊपर जाएगा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव ली जाएगी जब तक कि वो वापस नहीं आ जाता. तो सेम लेवल से जब नीचे जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे. अदरवाइज डिस्प्लेसमेंट इज ऑल पॉजिटिव. अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इज ऑल टेकन एज पॉजिटिव. इस पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, ये नीचे से नीचे जा रहा है या नीचे से वापस ऊपर आ रहा है, तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले सकते हैं. वेलोसिटी का केस जो है इट इज अ बिट डिफरेंट. वेलोसिटी के केस के अंदर क्या होगा, वेलोसिटी के केस के अंदर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग अप तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव. जब ये वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इज टेकन एज नेगेटिव. सिमिलरली हियर जब ऑब्जेक्ट यहां से ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे. सो याद रखना है कि स्टार्टिंग पोजीशन से ऊपर चाहे ऑब्जेक्ट जा रहा है या वापस आ रहा है डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव लेंगे. स्टार्टिंग पोजीशन से नीचे चाहे ऑब्जेक्ट नीचे जा रहा है या वापस ऊपर आ रहा है डिस्प्लेसमेंट इज टेकन एज नेगेटिव. जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा तो वेलोसिटी पॉजिटिव लेंगे, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट चाहे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऊपर है या इक्विलिब्रियम पोजीशन से नीचे है. तो आप उसको अपवर्ड को पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड को आप नेगेटिव लेंगे. इसकी एग्जांपल मैं दे देता हूं आपको, ये इसकी रीजन दे देता हूं. लेट्स सपोज एक ऑब्जेक्ट को हमने यहां से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया और डिस्प्लेसमेंट होगी 5 मीटर. जब ऑब्जेक्ट ऊपर से वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा स्टार्टिंग पोजीशन से ली जाती है. सो इसका मतलब है दिस इज 3 मीटर्स. सो अब मेरे पास जो वेलोसिटी है वो क्या होती है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अगर डिस्प्लेसमेंट नंबर 1 जो है दैट इज टेकन एज 5 और डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 जो है दैट इज टेकन एज 3. सो कैन आई से डिस्प्लेसमेंट 2 माइनस डिस्प्लेसमेंट 1 अपॉन t. अब अगर मैं कहता हूं कि जी मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट नंबर 2 है वो कितनी है, वो है -3 माइनस माइनस है हमारे पास. वो तो पॉजिटिव प्लस 3 sorry माइनस so this yes so this is +3 minus 5 upon t which is going to give you -2 meters upon t. so टाइम हमें देख लेना है. इसीलिए जब ऑब्जेक्ट यहां से वापस आता है तो वेलोसिटी को हम नेगेटिव ले लेते हैं. वापसी पे एक ही जगह पे नहीं है, ये तो डिफरेंस P to Q सेम हॉरिजॉन्टल लेवल. इसका मतलब ये नहीं है कि बॉल उसी पॉइंट पे आके गई. सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे होगा तो डिस्प्लेसमेंट वुड बी सेम. जी एनी अदर क्वेश्चन बेटा. वो जो एक पड़ती है कोई चीज तो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में वो पड़ जाती है, तो उसमें से वो कहते हैं कि दिस वन ये तो और ये वैसे हो जाएगा लेकिन करवाते हैं. अच्छी बात. okay जी. so we can do this. This is a question in an experiment to determine the Young's modulus E of the material. अच्छा, इस केस के अंदर एग्जामिनर ने ऑलरेडी यंग्स मॉडुलस दे दिए. तो जो बच्चे सोचते हैं कि यंग्स मॉडुलस हमने पढ़ा नहीं है तो एग्जामिनर दे नहीं सकता, तो ऐसा वो कोई भी क्वेश्चन दे सकता है जिसके अंदर फॉर्मूला दिया हो. ठीक है, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल का ही क्यों ना फॉर्मूला हो, बट आपको उसने फॉर्मूला दे दिया तो बात फिर खत्म हो. वो कह रहा है कि जी आपने ये आपके पास मैसेज है, ये लेंथ है, ये डायमीटर है और ये एक्सटेंशन इन द वायर है. कैलकुलेटेड वैल्यू ई की आपके पास 1.61 टाइम्स 10 raised to the power 10 है.
अब बताएं अनसर्टेनिटी क्या होगी। तो अनसर्टेनिटी किसकी इक्वल होती है, डेल्टा ई अपॉन ई इज इक्वल टू, हम 4 को नेग्लेक्ट कर देंगे, पाई को नेग्लेक्ट कर देंगे जी। कोएफिशिएंट रूट तक कब लगता है? कोफिशिएंट ये जब फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी होती है उस पर नहीं लगता। कोफिशिएंट रूल का मतलब इज कि जब आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उस पर हम लेंगे, ठीक है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दी हो तो फिर हम डबल करना है या फिर उसके साथ कोई लगाओ को, तो फिर आप कर सकते हैं, बस उनको डबल वो मल्टीप्लाई कर देते हैं। जी जी बिल्कुल। तो अब यहाँ पे मेरे पास जो फॉर्मुलेशन बनेगी दैट इज डेल्टा एम अपॉन एम प्लस डेल्टा जी अपॉन जी। अब उसने कहा है कि जी है ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो इसको भी आप कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, इसको भी निगलेक्ट कर देंगे। सो यू आर गोइंग टू टेक इट एज डेल्टा एल अपॉन एल प्लस 2 डेल्टा डी अपॉन डी प्लस डेल्टा ई अपॉन ई। सो इसके बाद आप इसको ई को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ई उधर चला जाएगा एंड वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू फॉर ई। सो आप इसको क्वेश्चन को चेक कर लें इसका क्या आंसर आता है। उसके बाद इसका जो आंसर आएगा दैट वुड बी 10 टू द पावर 10, क्योंकि ये पावर और जो गिवन पावर है वो कॉमन है, तो इसीलिए हम इनको ब्रैकेट से बाहर लिख लेंगे और बाकी जो भी चीज आ रही है, लेट सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, लेट सपोज आपके पास आंसर आ रहा है 0.069। सो आपको पता है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी हमेशा वन सिग्निफिकेंट फिगर होती है, सो यू आर गोइंग टू राइट इट लाइक 0.07। आई हैवंट कैलकुलेटेड येट कि इसका आंसर क्या है, बट दिस इज द वे टू डू दिस क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हैं? पूछ सकते हैं जिसमें वो डायनामिक्स में क्वेश्चन आते हैं कि कोई चीज फटती है या फिर बॉल जी। फटता है तो दो ऐसे एक्सप्लोजन और 2m और m होते हैं या कुछ इस तरह, वो कैसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं? Okay, ji. Those questions, whenever we have an explosion, so let's suppose this is an object and it is at rest. So initial momentum must be equal to final momentum. चूंकि बॉल रेस्ट पे थी या एक्सप्लोसिव मटेरियल रेस्ट पे था, so that is why it is taken as 0. और जब ये एक्सप्लोड कर गया तो मेरे पास इसका मास m1 और इसका मास m2। अब इसकी वेलोसिटी v2 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी v1 हो जाएगी। So it is negative m1 v1 plus m2 v2, it is m1 v1 equals m2 v2। तो मेरे पास v1 अपॉन v2 की रेशियो m2 अपॉन m1 है। सो अगर लेट सपोज इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर इसका मास m लिया गया और इसका मास मिकाइल 2m लिया गया, बेटा इधर देखो, इसका मास अगर m है और इसका मास 2m है, तो आप इसकी वेलोसिटी अपने से कंसिडर करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर। अगर फर्ज करें कि इसकी वेलोसिटी आप v ले लेंगे, तो इस लेफ्ट वाले केस में फिर आपको वेलोसिटी नेगेटिव 2v लेनी पड़ेगी, ताकि राइट साइड का मोमेंटम और लेफ्ट साइड का जो मोमेंटम है वो उनको हम इक्वल कंसिडर कर लें। इज दैट क्लियर जी? जी। एनी अदर क्वेश्चन जी? एनी थोड़ी देर तक इसमें कोई बेटा और कोई क्वेश्चन है? जी बेटा, एनी अदर क्वेश्चन? Did anyone post any other question in the group? Amna, do you have any question, bache? No, sir. Any other students who are actually sitting online, do you have any questions? No, sir. Over n2 is equal to v2 over v1. जी, याद रखना है कि इनका ऑपोजिट रिलेशन है। सर जी बेटा, सर आप हम मुझे एक 2 डायमेंशन क्वेश्चन करा सकते हैं, मतलब वो जो होता है मोमेंटम में? जी बेटा, we can do that. Just 1 second. Silence, please. Silence, please. Okay जी, in this particular question जो आप पूछ रहे हैं बेटा, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर लेट्स सपोज दिस इज m1 मूविंग विद वेलोसिटी v1, इट इज गोइंग टू हिट अनदर बॉडी जो कि आपके पास m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, और ये बॉडी इस तरह से कोलाइड करे कि हिट करने के बाद ये जो बॉडी m1 है इसकी न्यू वेलोसिटी ले लेते हैं। लेट्स सपोज हम कोई न्यू वेलोसिटी सपोज कर लें, लेट्स सपोज z1 ले लेते हैं इसकी वेलोसिटी, और हिट करने के बाद जो m2 की वेलोसिटी है दैट इज टेकन टू बी z2। अब देखें, हमने एक चीज जहन में रखनी होती है कि ये मोमेंटम 2 डायमेंशनल केस है। अब आपके पास जो इनिशियल मोमेंटम है वो फाइनल के इक्वल जरूर होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल के लिए अलग,
और मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम होगा वर्टिकल के लिए अलहदा। अब मुझे बताएं कि इस पर्टिकुलर केस के अंदर वर्टिकल मोमेंटम क्या था? जीरो। तो इसका मतलब हुआ कि जीरो मोमेंटम अब इस इधर कैसे कंपनसेट होगा, इसकी बात यहाँ पे कैसे की जाएगी? इट वुड बी इक्वल टू कि मेरे पास यहाँ पे कोई एंगल थीटा 1 दिया होगा और यहाँ पे बेटे एंगल थीटा 2 दिया होगा। तो एंगल थीटा 1 मैस 1 के रिस्पेक्टिव है, तो यहाँ पे कैन आई से दिस इज इक्वल टू Z1 साइन थीटा 1। तो यहाँ पे वर्टिकल में Z1 साइन थीटा 1 बेटे वर्टिकली अपवर्ड्स है तो उसको पॉजिटिव ले लेंगे, फिर प्लस क्योंकि मोमेंटम्स का सम होता है हमारे पास। तो मोमेंटम में तो m1 मल्टीप्लाइड बाय g1 sin थीटा 1 मैं आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वेलोसिटी राइट नाउ, ठीक है। मैथ्स हम इसमें कॉमन ले लेते हैं, या अगर आप इसको इंडिविजुअली लिखना चाहते हैं तो यू कैन राइट इंडिविजुअली एज वेल कि यहाँ पे मैंने इसको m1 कंसिडर कर लिया। तो सिमिलरली यहाँ पे m2, अब यहाँ पे मेरे पास जो z है वो माइनस के अंदर है, सो दिस इज नेगेटिव Z2 साइन थीटा 2 आ जाएगा आपके पास, दिस इज साइन थीटा 2। तो इट इज m1 z1 साइन थीटा 1 इज इक्वल टू m2 z2 साइन थीटा 2। तो ये चूंकि दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब है कि ये वाला मोमेंटम इस वाले को क्या कर देगा? कैंसिल। तो मेरे पास वर्टिकल वाला केस जो है उसमें हमेशा ये ही बनता है, तो हम इसीलिए उसको नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि हमने इसके सपोजिंग इसको सपोज करना होता है थ्रू मोमेंटम बिफोर कोलिजन। अगर बिफोर कोलिजन हमारे पास वर्टिकल कोई फोर्स होती या मोमेंटम होता तो फिर हम उसको इनिशियल मोमेंटम को फिर हम जीरो ना ले, ठीक है, फिर हम उसको वो वाला मोमेंटम लेते जो भी उसका वर्टिकल मोमेंटम होता। अब मेरे सर पास जी 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 बेटा, जस्ट वन सर सेकंड, जस्ट जी वन सर सेकंड बेटा। और जो मेरे पास इनिशियल मोमेंटम है वो मैं क्या ले लूंगा? इट इज m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 z1 cos थीटा 1, क्योंकि ये आपका बेटा राइट साइड पे एक्ट कर रहा है और ये भी राइट साइड पे है, चूंकि दोनों मोमेंटम्स एक ही डायरेक्शन में है, सो आई एम गोइंग टू ऐड देम, सो इट इज m2 z2 cos थीटा 2। उमेर ये इक्वेशन बच्चे हॉरिजॉन्टल की बनेगी, जो मोमेंटम आपको निकालना हो आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। जी जी उमेर, आपका क्या क्वेश्चन है? आप पूछिए। सर इसमें वो एमसीक्यूज में मतलब ऐसे क्वेश्चन ये उससे रिलेटेड है मतलब कि फर्ज करे m ने m2 को मतलब हिट किया ना, तो जी m रुक जाएगा और m2 आगे चला जाएगा। जी, ये होती है बेटा परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। ये उस वक्त कंसिडर करते हैं जब दो बॉडीज सेम मैसेज की हों। ये अगर इसकी वेलोसिटी u1 है और ये आपके पास m2 है और ये बॉडी रेस्ट पे है, अगर ये बॉडी रेस्ट पे है तो आफ्टर कोलिजन जो मास 1 होगा वो रेस्ट पे चला जाएगा और m2 जो होगा वो वेलोसिटी इंटरचेंज करके ये वाली वेलोसिटी वो ले लेगा। तो याद रखें कि ये कोलिजन्स होती हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। इन अ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन जब बॉडीज के मैसेज इक्वल होंगे तो वो वेलोसिटीज जो वो बॉडीज जो हैं आपस में अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेंगे। अगर रेस्ट पे है तो अगर सेकंड बॉडी रेस्ट पे थी तो कोलाइड करने के बाद फर्स्ट बॉडी रेस्ट पे चली जाएगी और सेकंड बॉडी विद द सेम वेलोसिटी। अगर सेकंड बॉडी रेस्ट पे नहीं है तो फिर लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन है। अब आपके पास लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन ये है कि अगर मास m1 है, ये v1 है, तो इसको u1 कंसिडर करेंगे, सो दिस इज u1 और बेटा ये कोलाइड कर रही है विद अनदर बॉडी जिसका मास m2 है और इसकी वेलोसिटी u2 है। इफ दिस इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन तो लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन लगता है। लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन ये कहता है कि दोनों बॉडीज, अब मुझे ये देखना है कि दोनों बॉडीज जो हैं क्या वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर इसकी वेलोसिटी ये बन जाती है तो इसका मतलब है लॉ ऑफ रेस्टिट्यूशन के मुताबिक u2 माइनस u1 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होंगी तो उनकी स्पीड्स को माइनस करेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी। और अगर दोनों ऑपोजिट जा रही होंगी तो हम स्पीड्स को ऐड कर देंगे। लाइक अगर फर्ज करें ये सेम क्वेश्चन ऐसे बन जाए आपके पास, सो लेट्स सपोज ये आपके पास दूसरी सिचुएशन ये बनती है जिसके अंदर आपकी जो बॉडी है वो कुछ यूं मूव कर रही होती। अगर फर्ज करें ये बॉडी आपकी इधर जा रही होती, u2 इधर होता और उसके बाद v1 इधर चला जाता, तो अब आपके पास क्या सिचुएशन बनती? अब इक्वेशन वेरी कर रही थी। चूंकि दोनों बॉडीज एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, अब रिलेटिव स्पीड ऑफ
अप्रोच जो होगी उसमें हम स्पीड्स को क्या कर लेंगे, ऐड। तो ये तब से, ये सिर्फ और सिर्फ तब लगेगी जब परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। एग्जामिनर पेपर में काफी हद तक परफेक्टली इलास्टिक नहीं लिखता, कुछ केसेस में परफेक्टली इलास्टिक लिखता है, या वो कहता है कि जी इलास्टिक कोलिजन, तो वो सिंपली इलास्टिक लिख देगा। उसमें भी हमें यही सपोज करना है। उसमें अगर परफेक्टली, अगर इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक नहीं है तो फिर आप ये नहीं लगा सकते। फिर आप सिंपली m1 u1 plus m2 u2 equals m1 v1 plus m2 v2। मेरा एक मिनट 1 सेकंड। सो इस केस में आप u1 प्लस u2, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन थी, एक राइट पे एक लेफ्ट पे, इज इक्वल टू v1 प्लस v2। ये अगेन याद रखना है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये बेटा आपके पास स्पीड है। जी उमर सर ये मैंने इन क्वेश्चंस में नोट किया, उसने ये भी लिखा होता है स्पीड ऑफ रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ सेपरेशन। जी, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। जब दो बॉडीज एक दूसरे को कोलाइड करने जा रही होंगी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। और जब कोलाइड करके स्प्लिट अप करेंगी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो स्पीड के केस के अंदर वी हैव टू जस्ट ऐड द स्पीड्स, नॉट द वेलोसिटीज। ओके जी सर। एनी अदर क्वेश्चन? नो You have sent one more question? Okay, beta. Just 1 second. Let me put it on the charge. Just 1 second. Just 1 second, beta. I have to put my laptop on the charge. No, fine. Okay, Ji. Yes, another question. Mikhail, have you sent the question? This one? This one question? Yeah. Okay, Ji. Let's do this question. Okay, examiner is saying a square board है हमारे पास, इसकी साइड x है, हैंग फ्रीली कर रहा है with a nail at P, और बोर्ड की यूनिफॉर्म थिकनेस है, इट इज मेड अप ऑफ द यूनिफॉर्म डेंसिटी मटेरियल। अब यहाँ पे आपके पास ये x है, ये भी x है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे लाई करेगा। तो अगर मैं इसको सपोज करूं, सो कह रहा है इससे कि ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट। ये पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास ये साइड ए बी आ गई। लेट्स सपोज ये साइड ए बी है, पूरी ए बी साइड आ गई। अब इट वुड बी इक्वल टू 2x स्क्वायर अंडर रूट। तो ए बी की वैल्यू कितनी बन जाएगी बेटा आपके पास? अंडर रूट 2x। अब मुझे चाहिए इसका हाफ, तो इट वुड बी ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2x डिवाइडेड बाय 2। अब देखें, जो मेरे पास अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, इजंट इट इक्वल टू 2? तो मैं जो नीचे वाली साइड है मैं इसको कंसीडर करूंगा, मैं कहूंगा कि जो ए बी है दिस इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स x। जो 2 है मैं उसको स्प्लिट कर लेता हूं। सो आई कैन नाउ कैंसिल देम। आप इसको कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं। सो इट इज x अपॉन अंडर रूट 2। सो फार एवरीथिंग इज क्लियर? यस, सो फार इज दिस इन क्लियर? ये पाइथागोरस आपने इस पे कैसे Because these two, this is actually a square thing. तो स्क्वायर के अंदर ये जो आपके पास एंगल होगा, दिस वुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। इसको मैं डेसिमल्स में ना डेसिमल्स में कर भी सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है, बट यू शुड नो दिस टेक्निक। से मैंने जो डेसिमल में किया था मेरा आंसर x आ रहा है। अच्छा, लेट्स डू इट अहेड। अब यहाँ तक ये टेक्निक बेटा समझ आ गई आपको? अब मुझे इसके लिए करना है, मैं इस साइड को बेटा सी डी कंसिडर कर लेता हूँ। सो दिस इज साइड सी, दिस इज साइड डी। तो सी डी जो होगा, दिस वुड बी इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, which means 4x square plus 4x square under root, which is equal to 8x square under root, which is equal to 2 under root 2 of x। ठीक है? अच्छा, तो मेरे पास जो सी डी का हाफ बनेगा वो बेसिकली ये वैल्यू बनेगी। ये दिस इज सी डी का हाफ। सो दिस इज हाफ सी डी। So this is equal to 2 under root 2x divided by 2, which is going to give it under root 2x. अब एग्जामिनर ये पूछ रहा है कि what is the vertical distance between the positions of the center of the two boards। तो इसका मतलब है he is talking about CD minus AB का हाफ, क्योंकि मुझे हाफ वैल्यू चाहिए ना इसकी, ये हाफ वैल्यू है।
ठीक है, हाफ तो हमने पहले का कर लिया ना, हाफ कर लिया ना, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ, मैं इसको सी डी प्राइम दे देता हूँ, और बेटे मैं AB इसको प्राइम। ए बी प्राइम का नाम दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे भी फिर इसको चेंज कर देता हूँ, आई विल मेक इट लाइक सी डी प्राइम माइनस ए बी प्राइम, सो इट वुड बिकम अंडर रूट 2x माइनस x अपॉन अंडर रूट 2। मुझे एलसीएम चाहिए, एलसीएम मिल जाएगा, सो इट इज अंडर रूट 2 टाइम्स अंडर रूट 2 x माइनस x, लेफ्ट साइड वुड बिकम 2x minus x upon under root 2, so it is x upon under root 2. So this is the way how we can do this question, so the answer would be B. Is that clear, ji? May I proceed to the next question? Okay, ji, can I move on, ji? Now this is a question. A uniform square sine of the weight 40 Newton is supported vertically from its top edge of by a horizontal hinge as shown. 0.8 मीटर हाइट है, 0.8 मीटर्स ये हो गया। इसका मतलब ये है कि ये इसका बेटे फ्रंट व्यू है, दिस इज द साइड व्यू, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको साइड से देखूंगा तो मुझे ये बिल्कुल वर्टिकल नजर आएगा। द हिंज इज नॉट फ्रिक्शनलेस। When the sign is displaced from the vertical by an external force, then release, it does not return to the vertical position. मतलब मैंने इसको पकड़ के यहां तक ले गया, तो मैंने जब छोड़ा तो ये वापस अपनी जगह पर नहीं आया, ठीक है। So it just stopped here. अब यहां से मैं इसको यहां तक डिस्प्लेस करके लेके गया। उसके बाद द मैक्सिमम टॉर्क एक्सर्टेड बाय द हिंज ऑन द साइन इज 6 न्यूटन मीटर। इसका मतलब है कि जो हिंज जो इसको वापस नीचे नहीं आने दे रही, वो कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है, 6 न्यूटन मीटर। द साइन इज डिस्प्लेस्ड बाय 90 डिग्रीज सो दैट इट इज हॉरिजॉन्टल एंड देन ग्रेजुअली रिलीज। एट विच एंगल टू द वर्टिकल डज द साइन हैंग आफ्टर रिलीज। तो मैं इसको यहां से रिलीज कर देता हूं, यहां तक ले जाता हूं, और जब मैं रिलीज करता हूं तो फर्ज करें वो यहां आके रुक जाता है। सो दिस इज व्हाट द थीटा। अब यहाँ पे अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो जो हिंज लगा रही है वो 6 न्यूटन मीटर लगा रही है। तो अगर 6 न्यूटन मीटर ये किस साइड पे लगा रही है हिंज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर, और अगर क्लॉकवाइज के अंदर भी 6 न्यूटन मीटर हो गया तो इसका मतलब है इट वुड स्टॉप। तो मेरे पास जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है वो है 6 न्यूटन मीटर। सो क्लॉकवाइज के लिए इट शुड बी 6 न्यूटन मीटर। सो अगर मेरे पास 6 न्यूटन मीटर है तो ये जो फोर्स लग रही है ये किसकी वजह से लग रही है, जो वापस किसकी वजह से आ रहा है, वेट की वजह से आ रहा है। सो वेट के साथ ये वेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हमारे पास, और ये चूंकि सेंटर के अंदर लगेगा तो कैन आई से इट वुड बी एग्जैक्टली एक्टिंग एट 0.4 मीटर्स फ्रॉम पिवट। दिस इज एक्चुअली द पिवट पॉइंट। तो 0.4 मीटर्स बेटा मेरे पास ये बन गया, एंड द वेट इज दिस मच। अब मेरे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जो मुझे अपने क्वेश्चन के अंदर एनकाउंटर करना है। अब कैन आई से कि जो मेरे पास दिस इज 0.4, तो ये जो मेरे पास परपेंडिकुलर साइड होगी दिस वुड बी इक्वल टू व्हाट, 0.4 साइन थीटा, बिकॉज द साइड इन फ्रंट ऑफ द थीटा इज व्हाट, साइन थीटा। तो दिस इज 0.4 जो कि मेरे पास डिस्टेंस है साइन थीटा टाइम्स व्हाट, टाइम्स द वेट ऑफ द बॉडी। सो 6 न्यूटन मीटर 0.4 meter sine theta, and what is the weight of the body? Weight of the body is 40 newtons, and it is given over here. So this is equal to 40 newtons. तो बेटा हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय 0.4 टाइम्स 40, और उसके बाद इसका साइन इनवर्स लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू गेट द वैल्यू फॉर थीटा, एंड व्हाट इज थीटा, 22 degrees. ये एंगल कैसे निकला था? This angle is because जो मेरे पास जो ये हिंज है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे एक्ट कर रहा है ना, तो ये मेरे पास वर्टिकल के साथ बेटा ये एंगल है जो मुझे निकालना। अब मुझे चाहिए होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है।
या आप इसको यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस को। तो अगर ये साइड 0.4 है तो साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा इज व्हाट 0.4 sin थीटा, व्हिच इज गोइंग टू गिव यू 22 डिग्रीज। इज दैट क्लियर जी? एनी अदर क्वेश्चन? वो क्वेश्चन होता है ना कि एक पीछे से अगर बॉल फेंके और एक आगे है और वो गाड़ियां चल रही हैं, वो ओवरटेक करेगा तो कितने देर में करेगा, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एग्जामिनर इज आस्किंग फॉर कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास एक गाड़ी है एंड इट इज मूविंग एट 10 मीटर्स पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड से। दूसरी जो मेरे पास एक और गाड़ी है, लेट्स सपोज वो इधर है हमारे पास और वो कुछ डिस्टेंस अपार्ट है। इज दिस अ टाइप ऑफ क्वेश्चन? लेट्स सपोज 50 मीटर्स अपार्ट है और इस गाड़ी की जो स्पीड है दैट इज 5 मीटर्स पर सेकंड। सो कितने टाइम में दे आर गोइंग टू ओवरटेक? ठीक है, कितने टाइम में दे आर गोइंग टू ओवरटेक? तो ओवरटेक के लिए याद रखना है, इफ दिस इज बॉडी एक्स एंड दिस इज बॉडी वाई, सो ओवरटेक तब कर सकती है बॉडी एक्स वाई को जब बॉडी एक्स और वाई का डिस्टेंस सेम हो। लेकिन एक्स जो है वो ऑलरेडी 50 मीटर्स पीछे है, सो 50 मीटर्स इसमें और हमें ऐड करना पड़ेगा, ताकि अगर इस पॉइंट तक अगर मुझे पहुंचना है, लेट्स सपोज मुझे ये पॉइंट ए तक पहुंचना है, तो ये जो ट्रेवल करेगी गाड़ी एस वाई ट्रेवल करेगी और जो एक्स वाली ट्रेवल करेगी वो 50 प्लस वाई करेगी। तो मतलब जो एस ऑफ एक्स है, जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है, दैट इज 50 प्लस दैट पर्टिकुलर वैल्यू। अच्छा, अब आई वुड सिंपली से कि मेरे पास जो इक्वेशन है फॉर एग्जांपल वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूंकि आपके क्वेश्चन के अंदर स्पीड कांस्टेंट थी तो इसीलिए ये वाला फैक्टर तो जीरो हो गया। तो सर वो कभी कभी देता है कि एक ही एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दूसरे की शुरू ठीक है। कर रहे हैं, मतलब जिस तरह के अच्छा, लेट्स टॉक दिस अबाउट दिस और उसके बाद फिर दूसरी। तो लेट्स सपोज इस पर्टिकुलर केस के अंदर फिर मेरे पास क्या हो जाएगा, 50 मीटर प्लस u ऑफ एक्स टी इज इक्वल टू जो मेरे पास ये है, दिस इज u ऑफ y टाइम्स t। तो इस इक्वेशन से आप टाइम जो है वो सुटेबली निकाल सकते हैं। अब आप दूसरी सिचुएशन लेते हैं जिसके अंदर एक बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जा रही होगी और दूसरी एक्सेलरेट कर रही होगी। तो फर्ज करें कि एक बॉडी ने एक्सेलरेशन, जो दूसरी बॉडी उसकी जो स्पीड है वो जीरो से स्टार्ट हुई थी, तो उस पर्टिकुलर फैक्टर के अंदर हम फिर ये वाला जीरो ले लेते हैं और इस केस के अंदर हम इसको नॉन जीरो कंसिडर करते हैं। तो फिर इस फैक्टर के अंदर फिर यहाँ पे मेरे पास u वाला फैक्टर नहीं आएगा, फिर हाफ ए टी स्क्वायर वाला फैक्टर आएगा। ठीक है, फिर आपके पास इक्वेशन के अंदर क्वाड्रेटिक बनेगी, उसको मैं सॉल्व करूंगा, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू आएगी। जीरो इसलिए क्योंकि जो बॉडी एक्सेलरेट करना शुरू हुई है तो वो नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर इनिशियल वेलोसिटी वो रेस्ट से स्टार्ट लेती है। क्वेश्चन बताओ, लेकिन वो ग्राफ का क्वेश्चन था, उसमें ग्राफ पूछा हुआ था कि वो ओवरटेक करेगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो इक्वल डिस्टेंसेस हो जाएंगे बस उनके। हाँ, उसमें तो वो क्वेश्चन अब इफ यू हैव अ स्पेसिफिक क्वेश्चन सो आई कैन गाइड, अगर अदरवाइज लेकिन ये अच्छा इसमें ये आंसर इसका फिर नहीं, तो डिस्टेंस हमारा इसमें क्या निकलेगा? नहीं, डिस्टेंस तो ऑलरेडी आ गया हमारे पास। यहाँ पे u ऑफ x की स्पीड आ जाएगी, यहाँ u ऑफ y की स्पीड आ जाएगी। ठीक है, टाइम हमारा निकल आएगा। यू आर आस्किंग अबाउट टाइम, दैट इज इट।